सीरीज में हम एंड्रॉइड डेटाबेसेस के ऊपर बात करेंगे, कितने टाइप की डेटाबेसेस हमारे पास होती हैं और एट दी एंड हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के उन डेटाबेसेस को टेस्ट भी करेंगे। बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास डेटाबेस सबसे जरूरी होते हैं। एंड्रॉइड में भी आप जब एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर आपने रिजल्ट्स को सेव करना है या अपकमिंग जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उनको फर्दर यूज आपने करना है, लेटर ऑन एक बार एप्लीकेशन बंद की, दोबारा आपने अपनी एप्लीकेशन ओपन की, अगर आप चाहते हैं कि जो डाटा आपने ऑलरेडी पिछली बार जो कैलकुलेट किया था या जो ऑपरेशन परफॉर्म किए थे वो सेव रहे, तो इस चीज के लिए आपको डेटाबेस लाजमी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। छोटी सी एग्जांपल आपके पास व्हाट्सएप की है। आप व्हाट्सएप अगर विदाउट वाईफाई या मोबाइल डाटा ओपन करेंगे तो आपको कुछ पुराने मैसेजेस नजर आ रहे होते हैं, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल के अंदर स्टोर होते हैं। जिस तरह अब हम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली डेटाबेस यूज होती है वो है एंड्रॉइड एसक्यूएलाइट। ये वही सिंपल सी डेटाबेस है जो कि हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं। आपने माई सीक्वल का नाम सुना होगा, आपने सीक्वल सर्वर का नाम भी सुना होगा, जो कि हम मोस्टली वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डेटाबेसेस को हम यूज कर रहे होते हैं। तो एंड्रॉइड में हमारे पास जो डेटाबेस यूज होती है उसको हम एसक्यूएलाइट कहते हैं। थोड़ा सा देखते हैं एसक्यूएलाइट हमारे पास क्या होती है। एसक्यूएलाइट इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस। वही है डीएमएस हमारे पास डेटाबेस है। ये हम लोग यूज करते हैं जी स्टोरिंग, मैनिपुलेशन एंड रिट्रीविंग ऑफ persistent डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। ये फाइल बेस्ड डेटाबेस होती है, ये फाइल्स के अंदर हमारा डाटा स्टोर कर रही है। और ये इसको एसक्यूएलाइट कहते भी इसीलिए क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत कम होता है। इट्स अराउंड अबाउट 257 KB अराउंड अबाउट इसका साइज होता है। इसके अंदर हम लोग डेटाबेस सेव कर रहे होते हैं। थोड़े से स्टेप देखते हैं जी कि हम लोग कैसे डेटाबेस को कर सकते हैं। आपने सिंपली जावा क्लास बनानी होगी और उसको एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर की, जो एसक्यूएलाइट की अपनी क्लास है, उससे आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसमें ऑन क्रिएट, ऑन अपडेट के मेथड्स हैं जिसमें आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डेटाबेस के। फिर आपने अपना करंट ऑपरेशन लिखना होगा उस क्लास के अंदर, जो भी ऑपरेशन आपने डेटाबेस के साथ करने हो। थ्रेड्स मीन क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। देन आप उस क्लास को किसी भी अपनी एक्टिविटी फ्रेगमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड के अंदर हमें जो एसक्यूएलाइट की सपोर्ट है वो बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, तो आपको अलग से कोई डिपेंडेंसी या कोई इस तरह की चीज ऐड नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को बनाएंगे, अगर आप उसमें एसक्यूएलाइट का फीचर डालना चाहें तो वो जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ ही उसकी फाइल जनरेट होगी और वो तब तक रहेगी जब तक आपने एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे इंस्टॉल की हुई है, और वो डाटा स्टोर होता रहेगा। अगर आप एक बार एप्लीकेशन बंद कर दें, दोबारा एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो डाटा आपका सेव रहेगा। मोबाइल रीस्टार्ट हो जाए फिर भी डाटा आपका सेव रहेगा। डेटाबेस उस कंडीशन में डिस्ट्रॉय होगी जब आप अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देंगे। तो जब एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे साथ ही आपकी डेटाबेस की फाइल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोड के अंदर चलते हैं, यहाँ पर इसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे यूज होती है। एसक्यूएलाइट में काम करने के लिए आप बेसिकली एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह हम लोग माईसीक्वल में या सीक्वल सर्वर में जो लैंग्वेज यूज करते हैं क्वेरीज लिखने के लिए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वही लैंग्वेज यहाँ पर भी यूज होती है एसक्यूएलाइट में काम करने के लिए। सबसे पहले हम अपने पास एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम डेटाबेस एसक्यूएलाइट डेटाबेस का नाम दे देते हैं हम इसको। इसके अंदर हम लोग एक क्लास बना लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉगिन या रजिस्ट्रेशन मैनेजर, एक क्लास बना ली हमने, इसको हम एक्सटेंड करेंगे एसक्यूएलाइट नाम क्या था जी, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास का हम इसको एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों को किसी भी अच्छी कोडिंग टेक्निक के लिए आप जो अपने कांस्टेंट नेम यूज करने हो उनको ऊपर एज अ डाटा मेंबर आप लाजमी डिक्लेयर कर दिया करें। हमें कौन कौन से जी एट्रीब्यूट चाहिए होंगे यहाँ पर, स्टैटिक, फाइनल इंट। सबसे पहले डेटाबेस का वर्जन आपने बताना होगा। इसमें आपने वर्जन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपने अपडेट कराना हो अपनी वेबसाइट को, अक्सर होता है जब प्रोडक्शन में आपकी डेटाबेस चली जाती है आप उसका वर्जन चेंज करते हैं। जब भी आप डेटाबेस के अंदर कोई नई चेंज लाते हैं तो हम इसको 1.1 कर देते हैं अभी। फॉर एग्जांपल स्टैटिक
फाइनल स्ट्रिंग डेटाबेस नेम हम इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल टेस्ट ऐप स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। तो हम इसको हमारे पास जो टेबल होगा टेबल नेम दे देते हैं जी रजिस्ट्रेशन। इस तरह कांस्टेंट को डिक्लेयर करने से फायदा ये होता है हमारे पास कि जब भी आपने उनको यूज करना हो तो एज इट यहाँ से रेफरेंस देके यूज कर लेते हैं। अगर आप हार्ड कोडेड स्ट्रिंग हर जगह लिखना शुरू कर दें उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कभी अगर आप स्पेल ऊपर नीचे हो जाएंगे तो वो आपके पास एरर आना शुरू हो जाएगा, वो चीज आपके पास एक्सेस नहीं होगी। में आप आईडी दे सकते हैं फॉर एग्जांपल आईडी प्राइवेट स्टैटिक की हमारे पास आ गई जी यूजर नेम हमारे पास आ गया प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग की हमारे पास दूसरी आ गई जी यूजर नेम और पासवर्ड रख देते हैं। बेसिकली हम लोग लॉगिन सिस्टम के लिए लॉगिन पैनल के लिए इसको बनाने जा रहे हैं, हम इसमें पासवर्ड रख देते हैं। ठीक है जी, हम लोग फर्दर इसके अंदर मूव करते हैं। बेसिकली हम लोग ने जब एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास इंप्लीमेंट किया तो हमें एक एरर आ रहा होगा कंस्ट्रक्टर का। हम लोग इसको मेथड बना लेते हैं जैसे ऑन क्रिएट ऑन अपडेट का हमारे पास आ रहा है जी, वो मस्ट मेथड है। फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं जी। कंस्ट्रक्टर में हमें क्या क्या चाहिए, ये बहुत बड़ा इसका नाम हम खुद से बना लेते हैं जी रजिस्ट्रेशन मैनेजर। इसके अंदर हम लोग सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं यूजर से। ये हमारे पास एक्टिविटी या फ्रेगमेंट नहीं है जिसके अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ रहा होगा। बाद हम यहाँ पर क्लास का हमें मस्ट है आपको यहाँ कुछ पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्टर डेटाबेस नेम हैंडल के हमने हैंडल नहीं करना तो हम उसको नल भेज देंगे और डेटाबेस। फर्दर मूव करते हैं हम इसमें। हमारे पास दो मेथड है जी ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। ऑन क्रिएट मेथड का कॉल होता है जब आपकी फर्स्ट टाइम डेटाबेस क्रिएट होती है, लाइक जब फर्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन रन होगी डेटाबेस क्रिएट होगी तो ऑन क्रिएट आपका मेथड कॉल होगा। तो फॉर श्योर है कि आपने इसमें टेबल क्रिएट करने होंगे, डेटाबेस क्रिएट करनी होगी और डेटाबेस तो ऑलरेडी हमारी कंस्ट्रक्टर में के थ्रू क्रिएट हो चुकी होगी, इसमें आपने टेबल क्रिएट करने होंगे और ऑलरेडी से अगर आप कोई डेटा पॉपुलेट करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर पॉपुलेट करना होगा। देन हमारे पास ऑन अपग्रेड का मेथड होता है, ये तब कॉल होता है। अच्छा एक चीज याद है, जब आपने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन कर ली आपने एप्लीकेशन बंद कर दी, जब नेक्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन रन करेंगे तब आपका ऑन क्रिएट मेथड कॉल नहीं होगा क्योंकि डेटाबेस आपकी क्रिएट नहीं होगी दोबारा, वही पुरानी वाली यूज होगी। फिर उसके बाद ऑन अपग्रेड का मेथड होता है, आपने एक प्रोडक्शन में ऐप ले ली, फिर जब आप उसकी डेटाबेस के अंदर चेंज करते हैं तो उसके अंदर आप नया वर्जन दे देते हैं, तो उसमें ओल्ड वर्जन जब न्यू वर्जन आप क्लियर करेंगे डेटाबेस को तो उसमें आपका अपग्रेड का मेथड कॉल होगा। बेसिकली डेटाबेस वर्जनिंग का भी कंसेप्ट इसके अंदर हमारे पास आता है। ऑन क्रिएट में सबसे ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ टेबल क्रिएट करने का, मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रिंग लिख के रखी हुई है, ये वही क्रिएट टेबल की स्ट्रिंग है जो हम एसक्यूएल में यूज करते हैं, चाहे हम माइस्क्यूएल डेटाबेस में काम कर रहे हो या सीक्वल सर्वर में काम कर रहे हो। क्रिएट टेबल आगे मैंने टेबल नेम जो ऊपर से इसीलिए मैंने कांस्टेंट्स बना के ये वैल्यूज रख दी क्योंकि ये वैल्यूज बार बार यूज होंगी। तो अब यहाँ जो रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग है जो मैं नीचे यूज कर रहा हूँ अगर वो मिस मैच होगी तो मुझे एरर आ जाएंगे, डेटा हमेशा नल शो होगा। इसीलिए मैंने उनके ऊपर रेफरेंस क्रिएट कर दिए, कांस्टेंट्स बना दिए। फिर की आईडी मैंने रखा है पहला उसके ब्रैकेट्स में उसको मैंने इंटीजर प्राइमरी की कर दी, यूजर नेम मैंने ऐड किया इसमें उसको मैंने टेक्स्ट कर दिया, मैंने पासवर्ड ऐड किया उसको मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। मेरे पास डीबी का कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है जी, मैं यूज करूंगा डीबी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, इसके अंदर मैं यहाँ पर ये अपनी स्ट्रिंग पास कर दूंगा। ये बेसिकली क्या होगा जी, जब भी ऑन क्रिएट का मेथड होगा तो मेरी एसक्यूएल जनरेट हो जाएगी। ऑन अपग्रेड में हम छोटा सा फंक्शन लिख देते हैं जी कि जब भी ऑन अपग्रेड कॉल हो जो पहले से टेबल बना हो उसको ड्रॉप कर दो और ऑन क्रिएट को हम वापस कॉल दे देंगे, इसके नाम में क्रिएट टेबल क्वेरी लिखी हुई है। अभी हम बात करेंगे जी अपने थर्ड ऑपरेशन की। ये हमारी डेटाबेस बेसिकली कॉन्फ़िगर हो गई है, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, डेटाबेस का नाम दे दिया, ऑन क्रिएट में हमने
हमने टेबल क्रिएट कर दिया, ऑन अपडेट की हमने बात कर ली। नाउ ये वो 3 मेथड थे जो रिक्वायरमेंट थी आपकी जब भी आपने डेटाबेस के ऊपर काम किया। उसके बाद आपकी जो बाकी के फंक्शंस हैं वो आपके वेरी करेंगे बिजनेस टू बिजनेस लॉजिक हर एप्लीकेशन में। मोस्टली हमें प्रोडक्ट ऑपरेशन बनाना ही पड़ता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, लेकिन अगेन वही आपके एप्लीकेशन के हिसाब से वो वेरी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐड रजिस्ट्रेशन का एक मेथड बना लेते हैं या ऐड यूजर कह लेते हैं हम लोग। बेसिकली यूजर आपके पास आना है, पब्लिक वॉइड ऐड यूजर हम लोग कर लेते हैं। के अंदर हम लोग रजिस्ट्रे अब देखें आगे। अब यहाँ पर आप यूजर से अगर लें स्ट्रिंग के अंदर पहले ईमेल लें, फिर पासवर्ड लें और यूजर नेम लें, फिर पासवर्ड लें, आई थिंक दैट्स नॉट अ बेस्ट आइडिया। तो हम लोग हमेशा मॉडल के साथ काम करते हैं, तो हम यहाँ पर एक मॉडल बना लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं रजिस्ट्रेशन। इधर हम लोग दो चीजें कर देते हैं जी, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड। ऑल इंसर्ट में जाते हैं जी, हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं और हम लोग इसके सेट एड्रेस हो गया हमारे पास, हम लोग इसके सेटर भी ठीक हो गया जी। फर्दर मूव करते हैं हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन मैनेजर की क्लास के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग अलग से पैरामीटर लेने से बेहतर है कि हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का मॉडल मंगवा लें। जो लाइट डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और दिस करके हम लोग उसका इंस्टेंस करेंगे राइट टेबल। हमें रीड टेबल नहीं चाहिए, हमें राइट टेबल चाहिए, क्योंकि हमने डेटाबेस का जो कनेक्शन ओपन करेंगे उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे। कंटेंट वैल्यू की क्लास होती है जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली की वैल्यू पेयर में डेटा सेव करा सकते हैं। और जी वैल्यू के हम लोग पुट करते हैं जी, ठीक है जी। अब हम इसमें टेबल नेम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास की नेम है, की यूजर नेम है, और रजिस्ट्रेशन के मॉडल में जो यूजर नेम हमारे पास आ रहा है वो हम यहाँ पास कर देंगे वैल्यूज में, और पुट की फिर हम लोग यहाँ पर दे देंगे पासवर्ड की, और जो पासवर्ड हमारे पास आ रहे हैं वो हम यहाँ पास कर देंगे। हम लोग ep डॉट सर कॉल कर दें, सर्च में कॉल कर देते हैं। हम इसमें टेबल नेम दे देते हैं जी। व्हाट नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर में जाके देखता हूँ हमें कौन कौन से पैरामीटर चाहिए। नल कॉलम है हमें नहीं चाहिए, हम इसमें नल कर देते हैं उसको। सेकंड पैरामीटर को वैल्यूज ऊपर हम लोगों ने बना ली, वो वैल्यूज पास कर देते हैं, इसको करके क्लोज कर देते हैं। क्यूट हमारे पास नहीं आएगा, RADB.insert हम लोग कर चुके हैं। ये बेसिकली हमारे पास सी का जो प्रोडक्ट का जो सी था वो क्रिएट हो चुका है जी। अभी हम लोग फर्दर मूव करते हैं। अभी हम लोग रीड के ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं जी। हम लोग कहते हैं अगर हमने एक गेट करना हो, लाइक जो हमने रजिस्ट्रेशन का एक मॉडल जो एक इंस्टेंस रो का इंस्टेंस हमने जो क्रिएट किया, अगर हम उसको गेट करना हो, अगेन वही बात है कि हम लोग यहाँ इंडिविजुअल वैल्यूज पे बात नहीं कर रहे, हम लोग मॉडल के थ्रू बात कर रहे हैं। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन रन टाइम रखेंगे और कहेंगे जी गेट यूजर में हमें आईडी देनी पड़ेगी। आईडी हमने ऊपर डिफाइन इसलिए नहीं की क्योंकि हमने आईडी को प्राइमरी की किया हुआ है और वो ऑटो जनरेट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। हमने सबसे पहले SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दिस टाइम हम जो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो रीडेबल होगा, क्योंकि हमने उसके अंदर बेसिकली डाटा रीड करना है। अभी हम लोग यहाँ पर कर्सर का आपको कंसेप्ट होगा, आपने डिफरेंट शायद डेटाबेस में देखा होगा। कर्सर बेसिकली क्या होता है, जब भी आप डाटा फिश करते हैं जैसे तो आपको कर्सर की फॉर्म में देता है। कर्सर जब एक डाटा टेबल टाइप ही होता है, उसके अंदर आपने करा के ट्रेड करा के अपने डाटा को फिश करना होगा। तो हम कर्सर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे जी, db.query का मेथड रखेंगे। दिस टाइम हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा जी, हम लोग सबसे पहले टेबल नेम यहाँ पर दे देते हैं।
देन न्यू स्ट्रिंग के अंदर हम लोग पैरामीटर दे देते हैं। हमें कौन कौन से पैरामीटर चाहिए जी, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमें टेबल की नेम चाहिए और की पासवर्ड चाहिए, हो गया जी। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है हमें यहाँ पर सॉरी ये हमने स्ट्रिंग अरे बना के उसको पैरामीटर देने, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ जी की यूजर नेम और की पासवर्ड, ये एक स्ट्रिंग अरे के फॉर्म में। और इसी बात है जब भी आपने पैरामीटर पास करना है या तो आपने सिंपल स्ट्रिंग पास करनी है या स्ट्रिंग की अरे पास कर सकते हैं। इज नो थर्ड ऑप्शन। अब मैं यहाँ पर पास करता हूँ जी, नेक्स्ट ऑप्शन होगा जी हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। ये बिल्कुल वही क्वेरी है जो आपके पास सिलेक्ट की क्वेरी होती है, सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम दिस टेबल, एंड उसके बाद आप उसमें वेरी कमांड देते हैं, ऑर्डर बाय देते हैं, वो सारी आप चीजें यहाँ पर एज अ फंक्शन पैरामीटर की सूरत में आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं जी की आईडी की हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी है और हम लोगों ने यहाँ पर उसमें इक्वल टू लगा के क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है हमने इसको नेक्स्ट पैरामीटर के अंदर वो की डिफाइन करेंगे जिसके थ्रू ये हमारे पास की आईडी मैच होगी। हम लोग न्यू स्ट्रिंग बना लेते हैं और उसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं अपनी की आईडी पास कर देते हैं हम लोग। उसके बाद हमें जो पैरामीटर चाहिए होंगे जी वो बाकी हमने ना तो कि ऑर्डर बाय करना है ना हमने ग्रुप बाय यूज करना है, तो हम लोग उनको यूज कर लेंगे एज अ नल इंस्टेंस दे देते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल नल हम लोग को कर देते हैं जी। इसकी आईडी को हम लोग यहाँ पर अगर ये हमारे पास एज अ इंटीजर की फॉर्म में आ गई तो इट्स बेटर हम लोग इसको स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर कर देते हैं ताकि ये फर्दर क्वेश्चन, क्योंकि हमने इंटीजर में ही अपनी आईडी ली हुई थी तो हम लोग इसको इंटीजर में ही पास कर देंगे। ठीक है जी, हमारे पास क्यूरी राइट डाउन होगी है। अब जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी वो हमारे पास जो रिजल्ट हमें देगी वो कर्सर के अंदर देगी। तो हमने सबसे पहले कर्सर को चेक करना है कि हमारे पास कोई रिजल्ट रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ। हम लोग कर्सर इज नॉट इक्वल टू नल, हम लोग कहेंगे जी कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट के ऊपर मूव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो सिंपल काम ये होगा कि हमने कर्सर में से डेटा पिक करना होगा और अपने कॉन्टेक्ट के मॉडल के अंदर उसको हमने पेस्ट करना होगा। हम लोग कॉन्टेक्ट का मॉडल बना लेते हैं, सॉरी मॉडल बना लेते हैं, हम यूज कर रहे हैं मॉडल बना लेते हैं। हमें मुझे सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, आप अगर आईडी भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जी। मैं कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स 1 दे देता हूँ जी। मैं कहता हूँ जी कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स में भी इसको 2 प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए थी। अगेन वही चीज, अगर आपको आईडी चाहिए तो आप इसके अंदर आईडी भी ले सकते हैं और हम लोग रिटर्न कर दें रजिस्ट्रेशन का जो हमने ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा हमारे पास मेथड राइट डाउन हुआ है जिसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं अपनी डेटाबेस के अंदर से और वो आईडी की बेस पे मैच हो रहा होगा। हम लोग फर्दर मूव करते हैं। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम सारे जितने भी रजिस्टर्ड यूजर हैं उनको एक लिस्ट की फॉर्म में गेट कर सकें जी। तो उस चीज के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हमारा मॉडल है और हम इसे कहेंगे जी गेट यूजर्स। इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं जी। गेट यूजर इसका हम नाम रखते हैं, इसके हमें पैरामीटर नहीं चाहिए होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी अपने पास लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बना लेते हैं, यहाँ पर एक उसकी लिस्ट बना लेते हैं और साइज भी करवा लेते हैं अपने पास। उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्वेरी लिख लेते हैं जी, सिलेक्ट क्वेरी का नाम दे देते हैं जी। इसमें हम लोग क्या पास कर देते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सिंपल सी क्वेरी का हम लोग इस तरह लिख के दे सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम हम लोग पास कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एसक्यूएलाइट इसमें डीबी का क्लास ले लेते हैं हम लोग, सॉरी एसक्यूएलाइट एसक्यूएलाइट डीबी और दिस डॉट वेरिएबल की हम लोग यहाँ पर इसमें ले लेते हैं एक क्लास ले लेते हैं। उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है जी,
अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। अगेन वही बात है, हम लोग डाटा उससे ले रहे हैं, फ्रेश करवा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कर्सर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। डीपी डॉट, अब हम क्वेरी नहीं यूज करेंगे, हम रॉ क्वेरी लिखेंगे क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर क्वेरी लिख दी है। और हम लोग कहेंगे ये सिलेक्ट क्वेरी एंड नल पास कर देंगे सेकंड आर्गुमेंट। सबसे पहली बात, कर्सर को हमें चेक करना है, कर्सर कहीं नल तो नहीं है। हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगाना है। उसके अंदर हमने चेक करना है अगर हमारा कर्सर मूव टू नेक्स्ट हो सकता है, मतलब वो अगर उसमें फर्दर रो है, कोई फंक्शन होता है मूव टू नेक्स्ट, उसके थ्रू हमें पता लग रहा होगा कि अगर वो फर्दर मूव हो सकता है तो हम उसमें से डाटा फेच करेंगे। हम अगर इसको कीप इट सिंपल करें तो हम लोग यूं कर लेते हैं जी, कर्सर डॉट फर्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए जी, इनकी जितनी भी रिटर्न टाइप है वो हमारे पास क्या आ रही है, बुलियन होती हैं। मूव टू नेक्स्ट, मूव टू लास्ट, अगर कर्सर मूव हो सकता हुआ वो मूव हो जाएगा, अदरवाइज हमें बुलियन रिटर्न कर देगा। बुलियन में अगर फॉल्स आता है तो डेफिनेटली वो आगे मूव नहीं होगा। तो हम इसको मूव टू फर्स्ट कर देता हूँ जी। दैट्स मीन अगर वो मूव हो सकता हुआ उसमें डाटा हुआ तो वो मूव होगा। फर्स्ट इंडेक्स पे चला गया तो मैं डू वाइल प्रेफर करूंगा क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इंस्टेंस में डाटा पिक करना होगा। हम लोग अगेन रजिस्ट्रेशन का मॉडल बना लेते हैं, जो काम हमने ऊपर किया था लोग इससे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फर्दर मूव करते हैं, यहाँ वाइल की कंडीशन दे देते हैं जी। हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट। वो मूव हो सकता होगा तो आपको फर्दर डाटा भी दे देगा। हम लोग क्विकली नीचे मूव करते हैं और इसमें रिटर्न, इसमें लिस्ट को हम रिटर्न कर देते हैं कि हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिकली सिंपल सी एग्जांपल थी हमारे पास। हम लोग सारे कॉन्टेक्ट को यहाँ पर गेट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं जी, अगर हमने अपने यूजर को अपडेट करना हो, मैंने ऑलरेडी मेथड लिखा है, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अपडेट यूजर के नाम से मैंने मेथड बनाया, उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन का मॉडल ले लिया और अलग से मुझे आईडी से लेनी पड़ी है कि मिस्टेक मॉडल के अंदर आईडी का एट्रीब्यूट नहीं रखा था तो मुझे इंडिविजुअली आईडी की यहाँ पर जरूरत पड़ गई। उसके बाद मैंने डेटाबेस का राइट टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया। सेम उसी तरह मैंने कंटेंट वैल्यू पुट कर दी और मैंने वही वैल्यू, देखिए मैंने वहां पर इंसर्ट का मेथड पहले कॉल किया था ऐड में, यहाँ पर मैंने अपडेट का मेथड कॉल किया, टेबल नेम दिया और उसी तरह हमने अपनी की आईडी पास कर दी है। ऑब्वियसली बात है की आईडी अब हमें उसको स्ट्रिंग फॉर्म में पास करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, वो इस तरह हमारे पास पास नहीं होगी, इंटीजर में हमारे पास पास नहीं होगी। अगर हमने ऐड यूजर के अंदर आए तो, हाँ सॉरी, गेट यूजर के अंदर आए तो यहाँ हमने कैसे पास की थी हम देख लेते हैं। तो अच्छा, हमने यहाँ पर की आईडी पास की थी और हमने ऊपर की आईडी को स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक हो गया जी। मूव करते हैं। बेसिकली अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं तो मुझे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग मूव करते हैं जी डिलीट फंक्शन के ऊपर कि इसके अंदर हम डिलीट फंक्शन कैसे लिख सकते हैं। क्रिएट रीड अपडेट हो गया हमारे पास, अभी हम डिलीट के ऊपर बात करेंगे। अगर हम डिलीट यूजर की बात करें तो ये इस टाइप का कुछ हमारे पास मेथड होगा। डिलीट यूजर हमने मेथड बनाया है, उसकी हमने जो आईडी ले ली है कि किस यूजर को हमने डिलीट करना है। एसक्यूएलाइट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डीबी का, उसको हमने राइट टेबल रख दिया और उसके बाद हमने डीबी डॉट डिलीट का मेथड कॉल किया, उसमें हमने टेबल नेम पास किया जिस तरह हम ऊपर क्वेरीज लिखते रहे। इंसर्ट की, अपडेट की, हमने डिलीट की लिखी, उसमें हमने की आईडी पास की और कस्टमर मार्क दे दिया और नेक्स्ट डी लाइन के अंदर हम लोगों ने वो आईडी भी पास कर दी। जैसे ही वो डिलीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपनी डिब्यू क्लोज कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास ये क्लास रेडी हो गई जिसके अंदर हमने पूरा क्रेडिट ऑपरेशन राइट डाउन कर दिया है, क्रिएट रीड अपडेट एंड रीड। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको यूज करके देखते हैं, डाटा इंसर्ट करते हैं और डाटे को फेच करके देखते हैं कि ये क्लास हमारे पास प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। हमारे पास हमारी जो रजिस्ट्रेशन मैनेजर की क्लास है वो रेडी हो चुकी है। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी बना लेते हैं अपने पास, जिसका हम नाम देते हैं डेटाबेस एक्टिविटी का। अभी तो हम लोग इसको सिंपली एक्टिविटी के अंदर डाटा स्टोर करवा के देखेंगे कि हमारे पास ये हमारी मैनेजर की क्लास सही तो वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। तो हम क्रिएट करते हैं। बस एक्टिविटी क्रिएट हो गई है, हम लोग इसमें एक मेथड बना देते हैं जी, इंसर्ट यूजर
और इसमें हम रजिस्ट्रेशन का मॉडल उसमें पास कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको न्यू करके इनिशियलाइज करवाएंगे। उसमें हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना था, हम इसमें दिस पास कर देते हैं, दिस का पॉइंटर। और मैनेजर डॉट इंसर्ट या ऐड यूजर का हमने फंक्शन बनाया था, उसमें हम अपना रजिस्ट्रेशन का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये पास कर देंगे। ऑन क्रिएट के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर आके हम लोग इसके अंदर इंसर्ट यूजर को कॉल कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, नाम देते हैं और पासवर्ड दे देते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड। अभी हमने इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन मैनेजर की क्लास रन होगी इंसर्ट यूजर के थ्रू। और सबसे पहले हमारे पास ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होगा, देन ऑन अपडेट का मेथड कॉल होगा। नाउ अब क्वेश्चन ये होता है कि जब भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा सेव हुआ या नहीं हुआ। जब आप यूआई के साथ काम कर रहे होंगे, किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे होंगे, देन फॉर श्योर है कि आपके पास यूआई के अंदर डेटा आ रहा होगा, आप वहां पर टेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिसका माई सीक्वल और सीक्वल सर्वर में इंटरफेसेस बने होते हैं डेटाबेस को व्यू करने के लिए, वो मैकेनिज्म हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर नहीं होता। मोबाइल फोन के अंदर आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता। दो अप्रोचेज होती हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। जो सबसे पहली अप्रोच है वो ये है कि आप लॉग मेंटेन करें, लाइक इंसर्ट जब हो तो आप उसमें लॉग देखेंगे, लॉग क्या जनरेट हो रहा है, या फिर उसी इंस्टेंस को दोबारा रीड करके देखें और उसको लॉग में प्रिंट करवाएं कि लॉगकैट के अंदर कि हाँ वो इंस्टेंस डेटाबेस में सेव हुआ था। जब रिट्रीव करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डाटा सेव हुआ या नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन ये होता है जब आपकी ये मेथड जो एग्जीक्यूट सीक्वल होते हैं या इंसर्ट के होते हैं, ये कोई ना कोई चीज़ रिटर्न कर रहे होते हैं, ये रिटर्न टाइप्स भी होते हैं। तो आप इनकी रिटर्न टाइप्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं, या कोई एरर आ रहा है या सक्सेसफुली डाटा सेव हो गया। दूसरी जो ऑप्शन है, अगर आपने व्यूअर देखना हो उसके लिए आपके पास गूगल क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन आती है। मैं उसको आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि वो कैसे काम करती है। हमारे पास फेसबुक की है, गिटअप पे पड़ी है स्टैथो के नाम से एक एक्सटेंशन है। ये बेसिकली क्या काम करती है, ये आपको आपका नेटवर्क, आपका डेटाबेस, हर एक चीज़ आपको इंस्पेक्ट करने में हेल्प आउट करती है। और आप इसके साथ अपना एमुलेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपका रियल फोन कनेक्ट है आप उसके थ्रू भी इसके साथ काम कर सकते हैं। अभी हम नेटवर्क पे तो नहीं काम कर रहे, जब हम उन ट्यूटोरियल से बात करेंगे तो हम फिर भी ये यूज करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह आपके पास नॉर्मल इंस्पेक्ट काम करता है, जो कि ब्राउजर्स के अंदर आपके पास ऑलरेडी सपोर्ट होती है। इसको यूज कैसे करेंगे जी? आप सबसे पहले इसकी डिपेंडेंसी पिक करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। इसको आप अपने कंपाइलर के अंदर आ जाएं, बिल्ड डॉट ग्रेटर में अपनी डिपेंडेंसी ऐड कर दें। मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में डाली हुई थी तो मुझे दोबारा नहीं डालनी पड़ेगी। न्यू वर्जन में कंपाइल का वर्ड नहीं यूज होता, इम्प्लीमेंटेशन का वर्ड यूज होता है। आप इसको एक बार कर लेंगे, सिंक कर लेंगे। जब आप अपने पास डालेंगे तो हम थोड़ी सी चेंज करें, हाँ बस सिंक की ऑप्शन आ जाती है ऊपर, आप इसको सिंक करेंगे। ठीक, उसके बाद ठीक है, सिंक हो गया। उसके बाद आपने माई एप्लीकेशन बनानी है, तो एक क्लास बनाए माई एप्लीकेशन को आप एक्सटेंड कर दें एप्लीकेशन की क्लास से। एप्लीकेशन की क्लास सब क्लास होती है, एक्टिविटी और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं एंड्रॉइड के अंदर। इसकी एग्जांपल इस तरह से हम लोग ग्रुप में कहते हैं कि जावा और सी शार्प में हम लोग कहते हैं कि हर क्लास की पेरेंट क्लास एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन क्लास होती है। आप अगर वापस आए कंपाइलर क्रोम के ऊपर, तो उसने फर्दर जो सेटिंग दी हुई है उसमें उसने बताया कि आप सेटअप में ये चीज़ इनिशियलाइज करवा दें एप्लीकेशन क्लास के अंदर। हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये चीज़ यहाँ पर माई एप्लीकेशन क्लास के अंदर आके और यहाँ पर आके हमने अपना वो जो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन थी वो इनिशियलाइज करवा दी। उसके बाद आपने मैनिफेस्ट के अंदर आना है। मैनिफेस्ट के अंदर आके आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो एप्लीकेशन का टैग है उसके नाम के अंदर आपकी उसी क्लास का नाम होना चाहिए जो आपने अभी वो क्लास क्रिएट की है। उसके बाद मैंने अपनी जो एक्टिविटी जो मैंने बनाई थी उसको मैं इंटरनल फिल्टर में ले आया हूँ, लॉन्चर एक्टिविटी मैंने इसको बना दी है। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को मैंने रन करना है। जब ये एप्लीकेशन मेरी एमुलेटर के ऊपर रन होगी, मैं इसको मीनवाइल रन पे लगा देता हूँ। जब ये एमुलेटर के ऊपर रन होगी तो इसका जो इंस्टेंस है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा होगा। हम लोग इसको यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वेट करते हैं जब तक ये रन होती है। जैसे एप्लीकेशन मेरे पास रन हो चुकी है और ये एक एम्पटी एक्टिविटी थी, इसके अंदर हमने कोई काम नहीं किया था। अगर हम कोड के अंदर आए तो हमने सिर्फ गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने किया क्या था, कि हमने सिंपली इसके अंदर एक
फंक्शन यूज किया था ऐड इंसर्ट यूजर का। हम लोग वापस मूव करते हैं क्रोम के ऊपर, वहां जाके स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। अब ये देखें मेरे पास मेरे एमुलेटर का नाम आ रहा है, उसमें जो मेरी एप्लीकेशन है उसका पैकेज नेम आ रहा है। मैं इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास हर तरह के इंस्पेक्ट आ रहा है। देखें एलिमेंट, नेटवर्क, सोर्स, टाइमलाइन। हम लोग अपनी रिसोर्सेज पे आते हैं, अपनी वेब सीक्वल पे आते हैं। यहाँ पर वेब सीक्वल के अंदर देखिए हमने टेस्ट नाम से डेटाबेस बनाई थी, अगर आप रजिस्ट्रेशन मैनेजर में देखें। और इसको हमने इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन का टेबल बनाया था, और उस रजिस्ट्रेशन के टेबल के अंदर देखिए हमें आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये एक स्टेप था। अगर आपने ये देखना हो कि आपकी जो एक्चुअल जो डाटा है वो डेटाबेस के अंदर किस तरह स्टोर हो रहा है, तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन मैनेजर की क्लास आपके पास वर्किंग में है, आप इसमें ऐड यूजर हमने कॉल किया है, गेट यूजर भी कॉल करके दे सकते हैं। गेट यूजर गेट यूजर्स तो आप लॉग के अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि वो तो आपको डाटा फेच करवा रहे होते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड टाइप ऑफ डेटाबेस देखेंगे, और कौन से मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम एंड्रॉइड के अंदर इस तरह परमानेंट डाटा स्टोर कर सकें विद लिंक टू एप्लीकेशन, यानी वो एप्लीकेशन के साथ लिंक हो। अगर एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो तो वो डाटा भी डिस्ट्रॉय हो जाए। थैंक यू वेरी मच।